जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वचन। वचन को हम इतने डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठो तो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर ना हो। बहुत ही डिटेल में इसके नियमों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि वचन का मतलब क्या होता है। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो बेसिकली संख्या से होता है। यानी यहाँ पर संख्याओं को बताया जाता है कि संख्या एक वचन में है या बहुवचन में है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या से होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पर जान लीजिए। परिभाषा क्या होती है। बेसिकली आपके यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन पर जो ज्यादा फोकस रहता है वो परिभाषाओं से ही रहता है। परिभाषा से बहुत प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। तो देखिए, वे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाते हैं। यानी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम का या तो एक संख्या का बोध होगा या एक से अधिक संख्याओं का बोध होगा, उनको यहाँ पर वचन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बच्चा और बच्चे। अब देखिए, जैसे हम बच्चा बोल रहे हैं तो यहाँ पर किसी एक बच्चे का आभास हो रहा है, यानी यहाँ पर पता लग रहा है, आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है। लेकिन जब हम यहाँ पर बच्चे बोलते हैं तो इससे हमको मालूम होता है कि यहाँ पर एक बच्चे की नहीं, बहुत से बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, तो यही होता है एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो देखिए, बच्चा यानी कि एक बच्चा, बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे, एक वचन बहुवचन, इस तरीके से इनमें यहाँ पर बात होगी। एक वचन बहुवचन दोनों को अलग अलग समझेंगे हम। पहले यहाँ पर थोड़े से उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि केला और केले। केला बोलेंगे तो केला दीजिए यानी कि एक केले की बात हो रही है, और कहेंगे कि केले दीजिए यानी कि एक से अधिक केलों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर संख्या, संख्याएं, संख्या की बात करेंगे तो एक संख्या की बात, और संख्याएं बोलेंगे तो बहुत सारी संख्याएं इसमें आ जाती है। तो ये होता है आपका वचन। ठीक है, अब देखिए वचन जो होते हैं उसको देखिए एक बार। हिंदी में वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमारी जो हिंदी है इसमें वचन दो प्रकार के माने गए हैं। एक है आपका एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन। लेकिन अगर आपसे संस्कृत में पूछ लिया जाए कि संस्कृत में कितने वचन माने गए हैं, तो संस्कृत में आपके तीन वचन माने गए हैं। ये संस्कृत वाला आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। तो देखिए, संस्कृत में वचन तीन है। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए, हिंदी में एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में एक वचन और बहुवचन, ये दोनों तो समान है। लेकिन संस्कृत में एक्स्ट्रा हो गया है द्विवचन। अब देखिए, एक वचन क्या होते हैं? एक वचन होता है जिनसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले, और बहुवचन में होता है जिनसे किसी एक व्यक्ति या वस्तु से अधिक के बारे में पता चले। और द्विवचन क्या होता है? द्विवचन होता है जिसमें दो व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ के बारे में पता चले, तो वह द्विवचन होते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ उदाहरण देखिए। जैसे यहाँ पर लड़का खेल रहा है, इसमें जो लड़का है वो एक वचन है कि बहुवचन है? तो आप बोलेंगे कि लड़का खेल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लड़का जो है वो अकेला है, अकेला खेल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे लड़के खेल रहे हैं, इससे आपको मालूम पड़ रहा होगा कि लड़का एक नहीं है, एक से अधिक है, इसलिए हमने यहाँ पर लड़के का प्रयोग किया है। लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो लड़के एक से अधिक है तो यहाँ पर ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक वचन और बहुवचन ये क्या होते हैं, इनको भी देख लीजिए। इनकी परिभाषा, परिभाषाएं मैं आपको इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पर परिभाषाओं पर फोकस किया गया है। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं आपको परिभाषाएं नहीं लिखवाते, बस आपको ऐसे ही बहुत अच्छे से समझा देते हैं। तो ये समझा तो बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर परिभाषाओं में फंस जाते हैं। क्योंकि जो परिभाषाएं आती है ना किताबों की, वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, उनको समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता। और जब वे एग्जाम में हमको मिल जाती है तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर परिभाषाएं लिखवाई जाती है। तो देखिए, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की एक संख्या का बोध हो, उनको यहाँ पर एक वचन कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति की, वस्तु की, या फिर कोई पदार्थ हो सकता है इत्यादि, कुछ भी हो सकता है, अगर हमें उसकी एक संख्या का बोध होता है तो वहां पर एक वचन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, नदी, नदी बोला है तो नदी एक नदी होगी, इसीलिए तो नदी बोला गया है। अगर एक से ज्यादा नदी होती तो नदियां बोला जाता, बहुवचन बनाने के लिए। जैसे कि बकरा, बकरा एक वचन है। कुर्सी, कुर्सी एक वचन है। लड़की, लड़की भी एक है। छतरी, छतरी भी एक वचन है। ठीक है, ये एक वचन के उदाहरण दिए गए हैं। अब बहुवचन के बारे में समझेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, बहुवचन की परिभाषा, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में अनेक,
अनेक कहे तो एक से अधिक संख्या का बोध हो, उनको यहाँ पर बहुवचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि नदी, हमने यहाँ पर बोला था नदी एक वचन, लेकिन नदियां बोल दिया तो ये हो जाएगा बहुवचन। यहाँ पर बोला था बकरा, बकरा एक वचन, तो बकरे हो जाएगा यहाँ पर बहुवचन। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बकरों को यहाँ पर आपको इसका अर्थ निकाल रहे होंगे बकरे से, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर बहुत सारे बकरों की बात की गई है, इसलिए बकरे बोला गया है। एक वचन के लिए बोला जाता तो यहाँ पर बकरा होता। जैसे कि यहाँ पर कुर्सियां, बहुत सारी कुर्सियां है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग किया गया कुर्सियां। लड़कियां, छतरियां, पंखे इत्यादि, ये सभी आपके बहुवचन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आप समझ गए होंगे और आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो एक बार ले लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं आपको इनके हैंड रिटन नोट्स बहुत ही HD क्वालिटी में प्रोवाइड करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर एक वचन की जगह बहुवचन के प्रयोग करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें आप जो वाक्य होगा उसका अर्थ तो वहां पर एक वचन ही होगा, लेकिन वहां पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वहां पर जो होंगे वो होंगे अपने आप में एक वचन ही। आइए इसको कुछ नियम होते हैं उनको समझते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर किसी को हम आदर देना चाहते हैं, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं, तो वहां पर हम एक वचन होता है वहां पर, लेकिन हम वहां पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राजा जी के बड़े बेटे आए हैं। अब देखिए राजा जी के बड़े बेटे आए हैं, यहाँ पर बड़ा राजा जी का जो बड़ा बेटा कह दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा बेटा यानी कि एक ही होगा भाई, जो बड़ा बेटा होगा वो एक ही तो होगा। तो राजा जी का बड़ा बेटा एक वचन है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किसका हुआ है, बहुवचन का, आए है। अब देखिए ये आए हैं, आए है। ठीक है, अगर इसको हम सीधा सीधा एक वचन में लिखना चाहते, बिना आदर दिए, बिना इसका सम्मान किए, अगर हम इसको एक वचन में लिखना चाहते तो कैसे लिखते, राजा जी का बड़ा बेटा आया है, ऐसे लिखते, नहीं लिखते, राजा जी का बड़ा बेटा आया है ऐसे लिखते। लेकिन अब हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा सम्मान दे रहे हैं, भाई बड़ा बेटा है, राजकुमार है वर्तमान में और भविष्य में राजा बनने वाला है, तो कुछ तो सम्मान देना पड़ेगा ना। तो उसको जब सम्मान देंगे तो हम उसको सम्मान के लिए कैसे बोलेंगे, राजा जी के बड़े बेटे आए हैं, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब भी ये एक वचन ही है, राजा जी का जो बड़ा बेटा है वो एक ही तो है, एक वचन ही है, लेकिन हम यहाँ पर प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, बहुवचन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ताकि उसको हम थोड़ा सा सम्मान दे सके। ये सम्मानजनक शब्द आप भी प्रयोग करते होंगे अपने मम्मी पापा के लिए कि पिताजी आए हैं, ऐसे तो नहीं बोलते कि पिताजी आया है, आप ऐसे बोलते हैं थोड़ा सा सम्मान देने के लिए, थोड़ा सा आदर करने के लिए कि पिताजी आए हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। आप इनको अपने डेली रूटीन में जो आप कार्य करते हैं बोलते हैं, उन्हीं से आप इनको रिलेटेड करके समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उदाहरण देखिए यहाँ पर, शिवाजी वीर थे। अब देखिए शिवाजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो शिवाजी ऐसे तो नहीं था कि बहुत सारे थे, शिवाजी सिंगल ही तो थे भाई, छत्रपति शिवाजी एक ही तो थे। तो अगर हम इसको सिंगल एक वचन में लिखना चाहते तो कैसे लिखते, शिवाजी वीर था। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका आदर सा कम होता है, नहीं होता है। यानी जो महान व्यक्ति होते हैं जिनको हमको आदर देना चाहिए, जिनको हमको सम्मान देना चाहिए, उनके लिए हम ऐसे थोड़ी बोले भाई शिवाजी वीर था, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। उनको थोड़ा सा आदर सम्मान देने के लिए हम यहाँ पर ऐसे बोलते हैं शिवाजी वीर थे। ठीक है, यहाँ पर थे का प्रयोग कर दिया यानी कि बहुवचन का। तो ये देखिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन है अपने आप में ये एक वचन ही। तो बस यही नियम है कि यहाँ पर आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के लिए भी बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और देखें यहाँ पर गांधी जी चंपारण गए थे। अब देखिए गांधी जी जो थे वो अकेले व्यक्ति थे, तो यानी कि एक वचन हो गए, लेकिन यहाँ पर उनके एक वचन को भी यहाँ पर बहुवचन शब्दों के द्वारा दर्शाया गया है कि गांधी जी चंपारण गए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारे गांधी जी गए थे, भाई बहुवचन बन गए ना, गए थे। अगर हम इसको एक वचन में लिखना चाहते तो कैसे लिखते, गांधी जी चंपारण गया था। ठीक है, गांधी जी चंपारण गया था ऐसे लिखते, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा आदर सम्मान हमको प्रकट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल करना पड़ेगा, हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। तो गांधी जी चंपारण गए थे, यहाँ पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन है अपने आप में एक वचन ही। जैसे कि पापा जी आए हैं, तो पापा जी आए हैं एक वचन है, पापा जी भाई एक ही तो पापा जी है, उनको पापा जी आए हैं, बाहर से आए होंगे तो आप बोलेंगे पापा जी आए हैं, तो इसका मतलब एक वचन है, लेकिन यहाँ पर हुआ है
बहुवचन शब्दों का प्रयोग। अब आप इसको सिंगल में बोलना चाहते हैं, एक वचन में बोलना चाहते हैं, तो कैसे बोलते हैं? पापा जी आया है। तो देखिए पापा जी आया है, अगर आप ऐसा बोलेगा ना तो पीछे से मम्मी का बेलन भी तैयार रहेगा, बहुत कुटाई होगी कि थोड़ा रिस्पेक्ट से बोल। तो भाई थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने के लिए हमको यहाँ पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, पापा जी आए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये नियम नंबर 1 समझ गए होंगे। आइए नियम नंबर 2 देखते हैं। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ लोग होते हैं जो खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं और वह के स्थान पर वे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको भी उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग जा रहे हैं। ठीक है, हम मीटिंग में जा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर हम का प्रयोग कर दे नहीं। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, मालिक ने नौकर से कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूं, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन भाई साहब ने ऐसा नहीं किया, पूरी मालिकगिरी दिखाई, पूरी बॉसगिरी दिखाई और कहा अपने नौकर से कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। मानो बहुत बड़ा नवाब हो, तो अपने आप को बड़प्पन देने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। आप भी इन शब्दों का प्रयोग करते होंगे और बहुत सारे लोग इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम तो आज वहां पर गए थे भाई साहब, इस तरीके से बोलते हैं। थोड़ा सा बड़प्पन दिखाने का जब कहीं पर मौका मिलता है ना, तो वहां पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। और मैं एक वचन होता है और हम जो होता है वो बहुवचन होता है। आइए एक और उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। आज मोदी जी से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है, तो भाई आजकल अपनी मोदी जी से भी बात हुई है। ठीक है, और वे मैं उनसे मिलकर प्रसन्न नहीं हुआ, वे मुझसे मिलकर प्रसन्न हुए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर आज मोदी जी से बात हुई तो वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए यहाँ पर वह के स्थान पर हमने वे का प्रयोग कर दिया है, यानी मोदी जी को यहाँ पर थोड़ा सा आदर, उनका बड़प्पन करने के लिए हमने यहाँ पर वे का प्रयोग किया है। हम इसको ऐसे बोल सकते थे, आज मोदी जी से बात हुई तो वह मुझसे बात करके बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन यहाँ पर उनके लिए आदर तो नहीं आएगा ना, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो जो भी बड़े पद होते हैं या किसी को भी अगर आपको आदर सम्मान देना होता है, थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना होता है, तो वहां पर आप वह के स्थान पर वे का प्रयोग करते हैं। और वह आपका क्या होता है? एक वचन, और एक वचन के स्थान पर हमने वे का प्रयोग किया, वे अपने आप में क्या है? बहुवचन। ठीक है, तो इस तरीके से आप नियम नंबर 2 भी यहाँ पर समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आइए नियम नंबर 3 देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है। यानी आपकी जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है पता है किसी को? अगर आपने मेरे पिछला संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक ही वीडियो में पूरा संज्ञा चैप्टर मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया और बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में करा रखा है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जितनी भी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होगी वे सभी आपकी क्या होगी? एक वचन होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए, कुछ उदाहरण देखिए, घी, तेल, पानी, ये सभी द्रव्यवाचक है नहीं है? तो घी, तेल, पानी, दूध, दही, लस्सी, चाय, रबड़ी, रसमलाई, ये सभी शब्द जो होते हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा वाले, वे आपके क्या होते हैं? एक वचन होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए एक और नियम देखते हैं यहाँ पर, नियम नंबर 4। कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो एक वचन ही होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी तुम के स्थान पर हम आप शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो होता है एक ही वचन। हम वहां पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर एक वचन ही होता है। ठीक है, तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ उदाहरण इसके मैं दूंगा आपको, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्या आप नहाए हो? ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एक वचन में बोलना चाहिए, क्या तुम नहाए हो? तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम उसको एक वचन में बोल रहे हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा और सम्मान देने के लिए कैसे बोलेंगे? क्या आप नहाए हो? आप किसी होटल वगैरह में जाएंगे, बढ़िया से रेस्टोरेंट में, तो वहां पर जो दरबान होता है या फिर रिसेप्शन पर जो कोई होता है, वो कैसे बोलता है, वेटर वगैरह? सर आइए, आपका स्वागत है। ऐसे ही ना बोलेगा, सर आप अंदर आइए, ऐसे ही तो बोलते हैं सम्मान देने के लिए। लेकिन हमारे जैसा ठेठ आदमी कैसे बोलेगा? तुरंत जाकर तुम अंदर आओ, तुम बाहर जाओ। तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा सम्मान नहीं निकलता है। तो आप शब्द अगर हम लगा देते हैं तो अगले व्यक्ति के प्रति थोड़ा सा सम्मान व्यक्त हो जाता है, लेकिन अपने आप में होता एक वचन ही है।
ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे उदाहरण देखिए, क्या आप याद करके आए हो, यहाँ पर ये बैठा है भाई, क्या आप याद करके आए हो, मैं इसको थोड़ा सम्मान दे रहा हूँ। लेकिन मैं अगर इसको भाई क्या तुम याद करके आए हो, तो इससे थोड़ा सा सम्मान नहीं झलकेगा। अब मैं बोल रहा हूँ भाई क्या आप याद करके आए हो, तो है ये एक वचन ही, एक वचन है, सिंगल है, इसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन आप शब्द का प्रयोग कर दिया, तो आप यहाँ पर बहुवचन मत समझिएगा। ठीक है, तो बस यही थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है, क्या आप याद करके आए हो, अब देखिए आप जो है ये तुम के स्थान पर हमने प्रयोग किया है, और यहाँ पर देखिए क्या आप नहाए हो, ये भी हमने तुम के स्थान पर प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूँ ये चारों नियम यहाँ पर आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 5। नियम 5 क्या कहता है, धातुओं का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। यानी आपके जितने भी मेटल होते हैं, जितनी भी धातुएं होती है, वे सभी एक वचन होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जस्ता, हीरा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातु है नहीं है। तो जितने भी आपकी मेटल होती है, धातुएं होती है, वे सभी आपकी हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब अगर आपसे कहीं भी एग्जाम में पूछ लिया जाए ना कि आपका लोहा, चांदी, सोना, तांबा ये एक वचन है कि बहुवचन है, तो आपको बस ये परिभाषा, ये नियम याद रखना है कि धातुओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो कोई सी भी धातु आपको दे ले तो तुरंत आपको पहुंच जाना है कि धातु तो एक वचन होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर 6 क्या कहता है, हर, प्रत्येक, हर एक, ये जो शब्द होते हैं, इन शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द, एक तो हो जाएगा हर, एक हो जाएगा प्रत्येक, और एक हो जाएगा हर एक। अब देखने से ये आपको लग रहे होंगे कि ये बहुवचन है, और ये नियम आपका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा मिस्टेक करा देता है। अगर आपको कहीं पर हर नजर आ जाए तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुवचन है, हर मतलब हर एक आदमी, यानी बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, तो ऐसा लगेगा कि ये एक बहुवचन है। ठीक है, जैसे कि प्रत्येक, प्रत्येक भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। हर एक व्यक्ति, इससे भी ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुवचन नहीं है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है ये शब्द। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इनका देखिए उदाहरण देखेंगे, हर इंसान सच नहीं बोलता। अब देखिए हर इंसान सच नहीं बोलता, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये बहुवचन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। एक तो आपको ये पहचानना है कि हर इंसान, हर इंसान मतलब एक एक इंसान की बात यहाँ पर कर रहा है कि एक इंसान, हर इंसान का मतलब एक एक इंसान यहाँ पर, यानी कि सभी इंसान यहाँ पर सच नहीं बोलते। अब इसका पता आप कैसे लगाएंगे, हर इंसान सच नहीं बोलता, ये देखिए ये जो आपकी क्रिया होती है ना, ये भी आपकी एक वचन में प्रयोग होगी। अगर यहाँ पर एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक वचन के रूप में ही प्रयोग होगी। अगर यहाँ पर बहुवचन है तो क्रिया भी आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग होगी। ठीक है, तो देखिए हर इंसान सच नहीं बोलता, इसका मतलब है यहाँ पर बोलना जो है, बोलता ये एक वचन में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर एक वचन हो जाता है। अगर यहाँ पर ये बहुवचन होता, मान लीजिए ऐसे होता कि वे इंसान झूठ नहीं बोलते, तो ये जो क्रिया होती है बोलता, ये बोलते हो जाता, यानी ये भी बहुवचन हो जाती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, हर एक लड़की बेवफा नहीं होती। ठीक है, अपने से रिलेट मत कर लेना, हर एक लड़की बेवफा नहीं होती, तो हर एक लड़की बेवफा नहीं होती है, देखिए यहाँ पर क्रिया क्या है, होना, होती जो है एक वचन आई है, तो अगर यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन ही आएगी क्रिया। ठीक है, तो हर एक लड़की बेवफा नहीं होती, तो हर एक क्या हो जाएगा आपका, एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ये हर क्या हो जाएगा आपका, एक वचन हो जाएगा। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, प्रत्येक जो हो जाएगा वो आपका एक वचन हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, तो ये प्रत्येक जो होगा ये भी हमेशा आपका एक वचन में ही काउंट होता है। ठीक है, तो बस आपको ये तीनों शब्द ध्यान रखने हैं, हर, प्रत्येक और हर एक, ये आपके हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए नियम नंबर 7 क्या कहता है, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, समूह, जन, वृंद, दल, वर्ग, ये शब्दों का प्रयोग कर कर भी यहाँ पर बहुवचन बनाया जाता है। यानी आपको एक वचन संज्ञा शब्द मिलेंगे, उनको आपको ये शब्द जोड़कर उनमें लोग, गण, समूह, जन, वृंद, दल, वर्ग, ये सभी शब्द उनमें जोड़कर आप उनको बहुवचन बना सकते हैं, यानी एक वचन को भी आप बहुवचन बना सकते हैं इन शब्दों के द्वारा। कैसे, आइए इनके उदाहरण देखे गए हैं, इनको देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर छात्र, छात्र क्या है, अपने आप में एक वचन है। अब छात्र एक वचन है तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, छात्रगण हो जाएगा। ठीक है, तो छात्र का हो जाएगा छात्रगण,
ये हो जाएगा बहुवचन और ये हो जाएगा एक वचन। जैसे यहाँ पे देखिए शिक्षक, शिक्षक एक वचन है और शिक्षक का अगर बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, शिक्षक गण बन जाएगा। ठीक है, शिक्षक गण बहुवचन शब्द हो जाएगा। जैसे कि नेता है, नेता एक वचन है, अगर नेता का बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेता गण हो जाएगा। ठीक है, कवि है, कवि, कवि एक वचन शब्द है, अगर इसका बहुवचन बनाना हो तो क्या बनाएंगे, कवि वृंद हो जाएगा। ठीक है, कवि वृंद, यहाँ पर देखिए इसके अंत में वृंद जुड़ जाएगा। जैसे कि नारी, नारी का अगर हमको बहुवचन बनाना है तो क्या बनाएंगे, नारी वृंद हो जाएगा। इसके अंत में हमने वृंद शब्द को जोड़ दिया तो यहाँ पर ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर और उदाहरण देखिए, स्त्री है, स्त्री का अगर हमको बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा, स्त्री जन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम जन शब्द को जोड़ देंगे तो ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि प्रजा, प्रजा का हमको बहुवचन बनाना है तो प्रजा जन बनाना पड़ेगा। अब देखिए जो प्रजा है, प्रजा आपको लग रहा होगा कि ये बहुवचन होता है, क्योंकि प्रजा अगर हम बेसिकली नाम लेते हैं तो हमको प्रजा का मतलब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, तो ऐसा लगेगा कि ये बहुवचन शब्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रजा आपकी क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा और इसका बहुवचन जो बनेगा वो प्रजा जन हो जाएगा। ठीक है, सुधी, सुधी एक वचन है, इसका बहुवचन बनाने के लिए सुधी जन हो जाएगा। ठीक है, सुधी जन बहुवचन शब्द हो जाएगा। मजदूर, मजदूर एक वचन शब्द है, लेकिन इसको अगर हमको बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा, मजदूर वर्ग बहुवचन हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अधिकारी, अधिकारी जो है एक वचन है, इसका हमको बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा, अधिकारी वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अधिकारी वर्ग ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप क्या है, एक वचन है, अब आपका अगर हमको बहुवचन बनाना है तो क्या ऐसा करेंगे, आप लोग, इसके अंत में हम लोग शब्द जोड़ देंगे, आप लोग अपने आप में बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, और ये एक वचन हो जाएगा। जैसे कि बंधु, बंधु एक वचन है और बंधु का बहुवचन बनाएंगे तो बंधु वर्ग हो जाएगा। जैसे कि टिड्डी, टिड्डी जो होती है एक वचन होती है, अगर टिड्डी का बहुवचन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, टिड्डी दल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टिड्डी दल, तो टिड्डी दल जो होगा ये बहुवचन शब्द हो जाएगा। जैसे कि पाठक, पाठक पढ़ने वाले को पाठक बोलते हैं ना, तो पाठक एक वचन शब्द है और इसका अगर हमको बहुवचन बनाना है तो क्या बनेगा, पाठक गण हो जाएगा। ठीक है, तो पाठक का बहुवचन क्या हो जाएगा, पाठक गण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सभी नियम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, वैसे मैं आपको इनके हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। तो देखिए सबसे पहला नियम यहाँ पर देखिए, क्योंकि आपका एक वचन से बहुवचन बनाने का है। नियम नंबर 1, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अब देखिए पिछली क्लास मैंने आपकी लिंक की ली थी, उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताया था ना, और वहां पर मैंने आपको एकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत ये सभी शब्दों के बारे में बताया था कि ये क्या होते हैं। तो देखिए आकारांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की मात्रा हो वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। अब देखिए आकारांत पुल्लिंग यानी आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उन शब्दों के अंत में आ लगा हुआ होगा। ठीक है, जब आकारांत शब्द है तो अंत में आ तो जरूर ही आएगा, तो इस आ के स्थान पर अगर हम ए लगा देते हैं तो हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाता है। कैसे, आइए इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं, इसको समझते हैं। अब देखिए ये भाला है, भाला देखिए भाला में अंत में क्या है, आ की मात्रा है, इसलिए ये हो जाता है आपका आकारांत शब्द। अब ये आकारांत शब्द है और ये यहाँ पर पुल्लिंग भी है। भाई स्त्री जाति का बोध तो नहीं करा रहे, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है भाला। ठीक है, वह है भाला। ठीक है, तो भाला इसके अंत में आ है तो इसकी हम यहाँ पर ए की मात्रा बना देंगे। देखिए आ के स्थान पर ए कर देंगे ना तो हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, भाला भाले, ये एक वचन है और ये बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर गधा, गधे, गधा से एक गधे का बोध हो रहा है और गधे इससे बहुत बहुत से गधों का बोध हो रहा है, यानी ये बहुवचन है। पंखा पंखे, लोटा लोटे, कपड़ा कपड़े। अब देखिए कपड़ा तो एक कपड़े का बोध हो रहा है और जब कपड़े बोलेंगे तो बहुत सारे कपड़ों का बोध होगा। ठीक है, लड़का लड़के, एक लड़के का बोध, बहुत सारे लड़कों का बोध। ठीक है, एक वचन बहुवचन। बस आपको ये ध्यान रखना है, कमरा कमरे, महीना महीने,
बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अब ये एक वचन से बहुवचन कैसे बने, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर अंत में आ की मात्रा है तो हमको उसको ए की मात्रा बना देना होता है, लेकिन जो आ की मात्रा होगी ना अंत में, वो शब्द आपके क्या होने चाहिए, पुल्लिंग होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दूसरा नियम, नियम नंबर 2, एकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में, एकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान पर, अब देखिए ए के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। अब देखिए एकारांत शब्द क्या होता है, जिनके अंत में ए होता है। ठीक है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जिनके अंत में ए होगा, आ की मात्रा नहीं होगी, केवल ए होगा। अब ए मैंने आपको बता रखा है, जितने भी आपके वर्णमाला के वर्ण होते हैं ना, उन सभी में आपके ए छुपा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, जैसे कि ये कै वर्ण है, ये किस किस से मिलकर बना है, ये कै और इसमें हलंत लगाएंगे और ये ए। ठीक है, इसमें ए छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल। तो जितने भी आपके वर्ण होते हैं वर्णमाला में, उन सभी में ए स्वर छुपा हुआ होता है। और इसका मतलब क्या होगा, एकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्द, यानी अंत में आपके कोई भी मात्रा नहीं मिलेगी, कोई भी मात्रा आपके अंत में नहीं मिलेगी, वहां पर ए ऑटोमेटिक छुपा हुआ होगा। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं यहाँ पर एकारांत। और जो एकारांत शब्द होंगे ये स्त्रीलिंग भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जो एकारांत है, तो उस ए के स्थान पर हम यहाँ पर ए लगा देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। आइए कुछ उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि देखिए आंख, अब ये आंख जो है, सबसे पहले तो देखिए आंख शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आंख क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। और जब आंख आपका स्त्रीलिंग शब्द है और इसके अंत में देखिए क्या है, कोई भी मात्रा नहीं है, इसका मतलब ये एकारांत शब्द है। ठीक है, एकारांत शब्द है तो इस ए के स्थान पर हम ए कर देंगे, देखिए ये वाला ए कर देंगे तो बन जाएगा आंखें। आंख हमारा एक वचन हो जाएगा, आंखें हमारी बहुवचन हो जाएगी। चादर, चादर एक वचन हो जाएगा और चादरें आपकी बहुवचन हो जाएगी। कलम, कलम एक वचन और कलमें बहुवचन। ठीक है, झील, झील एक वचन है और झीलें बहुत सारी झीलें, तो ये हो जाएगा बहुवचन। दावत, दावत एक वचन है और दावतें, दावतें हो जाएगी आपकी बहुत सारी दावतें, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका बहुवचन। बेल, बेले। ठीक है, तो आपको बस नियम 2 में ये ध्यान रखना है कि अंत में आपके कोई भी मात्रा नहीं होगी, यानी एकारांत शब्द होंगे और जो पूरा शब्द होगा वो आपका स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के अंत में हम यहाँ पर ये ऐ लगा देंगे तो हमारी ये एक वचन से बहुवचन बन जाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 3। नियम 3 में क्या कहा गया है, देखिए स्त्रीलिंग शब्दों में या की जगह अगर या लगा दें, यानी आपको स्त्रीलिंग शब्द मिलेंगे और उसके अंत में आपके या होगा, उस या के स्थान पर हम या कर देंगे। ठीक है, यानी ये ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो हम एक वचन से बहुवचन शब्द यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, कैसे, आइए इसके भी यहाँ पर उदाहरण देखिए। इधर टेबल में हमने यहाँ पर लगाया है टेबल, जैसे कि चिड़िया, चिड़िया क्या है, एक वचन है और इसके अंत में क्या है, ये या है। ठीक है, अब इसको हमको बहुवचन बनाना है, कैसे बनाएंगे, चिड़िया ठीक ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे बस। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा बहुवचन। चिड़िया इस तरीके से लिखेंगे तो हो जाएगा एक वचन, और चिड़िया ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा बहुवचन। बुढ़िया, बुढ़िया ऐसे लिखेंगे तो एक वचन, और बुढ़िया ऊपर चंद्र बिंदी लग गई या के तो ये बन जाएगा बहुवचन। कुतिया, तो ये हो जाएगा कुतिया, बहुवचन बन जाएगा। चूहिया, तो चूहिया यहाँ पर इसका हो जाएगा बहुवचन। बस या के ऊपर अंत में हमको चंद्र बिंदी लगानी है। ठीक है, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया, लुटिया, लुटिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चंद्र बिंदी लगाकर या के ऊपर इनको बहुवचन बना लेना होता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये नियम नंबर 3 समझे होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 4। नियम 4 में क्या कहा गया है, अंत में अगर ई या फिर बड़ी ई हो तो इसको हम इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। ठीक है, यानी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जिनके अंत में या तो आपके छोटी ई होगा या फिर आपकी बड़ी ई, यानी या तो छोटी ई की मात्रा होगी या फिर बड़ी ई की मात्रा होगी। तो इन छोटी या बड़ी ई की मात्रा को हम इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। कैसे, आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मिठाई, मिठाई में अंत में क्या है, बड़ी ई है। देख लीजिए यहाँ पर मिठाई में अंत में जो है वो बड़ी ई है ना, तो इस बड़ी ई का हम इया बना देंगे। अब देखिए मिठाई और ये बन गया मिठा इया, अंत में हमने इया जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा बहुवचन।
मिठाई एक वचन है और मिठाइयाँ बहुवचन है। जैसे कि यहाँ पर गति, अंत में क्या है, छोटी ई की मात्रा है। भाई तय के ऊपर छोटी ई की मात्रा तो है या, जब अंत में छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पर हम कर देंगे इया, गतियां, तो ये हो जाएगा बहुवचन। जाति, जाति में अंत में क्या है, छोटी ई की मात्रा। अब इसको हम यहाँ पर कर देंगे इया, देखिए जातियां, ये हो जाएगा बहुवचन। कली, कलियां बहुवचन हो जाएगा। सखी, सखी का हो जाएगा सखियां, बाद में देखिए यहाँ प्रत्यय जोड़ दिया है तो ये हो जाता है सखियां। कहानी, कहानियां, कहानियां अपने आप में बहुवचन हो जाएगा और कहानी एक वचन। खूंटी एक वचन है तो खूंटियां यहाँ पर इया जोड़ दिया इसमें तो ये हो जाएगा बहुवचन। तिथि, तिथि एक वचन है और तिथियां हो जाएगा यहाँ पर बहुवचन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये एक वचन से बहुवचन बनाने के चारों नियम आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में देखिए, अ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा ओ, इसके स्थान पर ए लगाने से तथा इससे पूर्व में आए बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदलने से बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, यानी आपके शब्दों के अंत में या तो आ आएगा या छोटा ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा या ओ आएगा। ठीक है, अगर ये आते हैं किसी शब्दों के अंत में तो इनके स्थान पर हम ये ए लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, उसको और समझना है। इस ए के लगाने से पहले, ठीक है, यहाँ पर देखिए इससे पूर्व में आए, इसका मतलब है जब ये ए लगाएंगे ना हम अंत में, इससे पहले अगर बड़ा ऊ है कोई तो वो बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदल जाता है, यानी बड़ा ऊ की मात्रा को छोटा ऊ की मात्रा में बदलेंगे तब जाकर हमारा एक वचन से बहुवचन बनेगा। अब आपकी समझ में अगर नहीं आया है तो उदाहरण यहाँ पर देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहू, यह है बहू। अब देखिए बहू है, यहाँ पर अंत में क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा है, तो देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है नहीं, अगर अंत में बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, हो गया यहाँ पर। लेकिन ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है इसको हमको यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा में भी बदलना होगा। यहाँ पर देखिए ये बहू, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा थी और इसको हमने यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा में बदल दिया और इसी के साथ आगे ये ए लगा दिया, तो बहू से हो गया बहुए। बहु एक वचन है और बहुए यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यही ध्यान रखना है, अंत में हमको ए तो लगाना ही है अगर इनमें से कोई आता है, लेकिन उससे पहले अगर बड़ा ऊ की मात्रा है उसको हमको छोटा ऊ की मात्रा में बदलना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बदला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए वधु, वधु है तो इसको हो गया वधुए। अब देखिए ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है, यहाँ पर मैंने बड़ा ऊ की मात्रा गलत लगा दी, यहाँ पर हमको छोटा ऊ की मात्रा लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है उसको छोटा ऊ की मात्रा में बदलना भी होता है। ठीक है, अब देखिए वधु, वधुए, ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। अब देखिए भुजा, भुजा से हो जाएगा भुजाए। ठीक है, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा पहले से ही है तो यहाँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा ही रह जाएगी, इसमें हमको कोई फेरबदल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ बड़ा ऊ की मात्रा को छोटा ऊ की मात्रा में बदलना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए जू, जू इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, अब देखिए जुए, छोटा ऊ की मात्रा बना दी और अंत में ए तो हमको सभी में लगाना ही है, जैसे कि यहाँ पर लगा दिया है ये, तो जू हो जाएगा एक वचन और जुए हो जाएगा बहुवचन। धातु एक वचन और धातुएं बहुवचन। संस्था एक वचन और संस्थाएं बहुवचन। लता एक वचन, लताएं बहुवचन। वार्ता एक वचन और वार्ताएं बहुवचन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये नियम नंबर 5 आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं नियम नंबर 6। ईकारांत तथा ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर, ये देखिए यों जोड़कर, लेकिन यों से पहले आने वाले बड़ा ई को छोटा ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक ऐसा ही नियम है ये, बस इसमें ये कहा गया है कि अगर अंत में ईकारांत मतलब छोटी ई की मात्रा हो अंत में, और अंत में ईकारांत का मतलब होता है बड़ी ई की मात्रा हो, यानी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनके अंत में छोटी ई की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी, दोनों में से कोई सी भी हो, उनको यहाँ पर उनके पीछे हम उस यों जोड़ देंगे। ठीक है, उनके पीछे हम, उनके स्थान पर हम ये यों शब्द जोड़ देंगे। ठीक है, छोटा ई की मात्रा या बड़ा ई की मात्रा हो, इनमें से कोई सा भी हो तो उसके स्थान पर हम ये यो शब्द जोड़ देंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन दी गई है, ठीक पहले के आधार पर इसमें एक कंडीशन दी गई है कि इस यों को लगाने से पहले अगर बड़ी ई की मात्रा आ जाती है तो उसको हमको छोटा ई की मात्रा में बदलना होता है, तब हमारा एक वचन से बहुवचन बनेगा।
नहीं समझ में आया होगा तो आप उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर साड़ी, अब ये साड़ी है, अब इस साड़ी में देखिए बड़ी की मात्रा है अंत में, यानी कि ये ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द है नहीं है, तो इस ईकारांत शब्द को हम किस में बदलेंगे, इसके अंत में हम यों लगा देंगे, ये वाला यों लगा दिया, नहीं लगा दिया, ये लगा दिया। लेकिन जो हमने कंडीशन दी गई थी कि यों से पहले अगर बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई में बदलना है, तो देखिए यहाँ पर यों लगा दिया हमने। अब इससे पहले जो बड़ी की मात्रा है ना इस पे साड़ी पे, इसको हमने छोटी ई की मात्रा में बदल दिया, तो ये बन गया हमारा साड़ियों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। एक और देखिए यहाँ पर मुनि, मुनि का हमने बदल कर लिख दिया है मुनियो, अंत में यो शब्द जोड़ दे, नहीं जोड़ दिया, लेकिन इससे पहले ये जो बड़ी की मात्रा आई थी, अब देखिए जैसे कि मुनि, मुनि का बन जाएगा मुनियो। ठीक है, अंत में यो लगा दिया, नहीं लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर नदी, नदी का हो जाएगा नदियों, अंत में हमने इसमें यो शब्द लगा दिया, नहीं यो लग गया। और इससे पहले ये जो बड़ी की मात्रा थी नदी पर, ये दै पे जो बड़ी की मात्रा थी इसको हमने छोटी ई की मात्रा में भी बदल दिया है। ठीक है, इस नियम के अकॉर्डिंग जो नियम में कहा गया है। तो नदी हो जाएगा एक वचन, नदी हो जाएगा बहुवचन। गाड़ी, गाड़ी एक वचन, और गाड़ियों अंत में इसमें देखिए हमने यूं जोड़ दिया, और ये डै पर बड़ी की मात्रा थी ना, इसको छोटी की मात्रा में बदल दिया। ठीक है, गाड़ी गाड़ियों। तो इस तरीके के शब्द होते हैं, वे आपको एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम ये होता है। आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उनमें यहाँ पर जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ना, ये तो आपको लिखे ही मिलेंगे, इसी के साथ और भी ज्यादा उदाहरण आपको वहां पर लिखे हुए मिलेंगे। फुल कंटेंट आपको वहां पर दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा, इतना कंटेंट मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पर कम जगह रहती है, बस अब मैं इतने ही उदाहरण यहाँ पर ले पाता हूँ जिससे कि आपको समझा सकूं। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होंगे। ठीक है, उनका बहुवचन ही नहीं बनेगा, वे अपने आप में सदा एक वचन में ही रहते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए सहायता, सहायता हमेशा एक वचन शब्द होता है। ठीक है, एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जनता, ये भी एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, प्रेम, क्षमा, काया, दूध, सामग्री, माल इत्यादि। ये जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए रोम, रोम क्या होता है, ये हमारे शरीर पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ये इनको रोम बोला जाता है। ठीक है, तो रोम सदा बहुवचन होगा। बाल, ये देखिए बाल सदा बहुवचन होंगे। आंसू, आंखों में से जो आंसू निकलते हैं, सदा बहुवचन। दर्शक, आप लोग मुझको देख रहे हैं, आप दर्शक हो गए, तो दर्शक कहते हैं जो किसी को देखते हैं, किसी खेल को देखते हैं, किसी क्लास को देखते हैं। जैसे कि आप क्लास देख रहे हैं तो आप दर्शक हो गए, मुझको देख रहे हैं ना, क्लास को देख रहे हैं तो आप दर्शक हो गए। तो दर्शक हमेशा बहुवचन। दर्शन, दर्शन बहुवचन, भाई भगवान जी के दर्शन कर लिए तो दर्शन हमेशा बहुवचन। प्राण हमेशा बहुवचन। समाचार ये हमेशा बहुवचन होगा। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन होगा। लोग हमेशा बहुवचन। अक्षत हमेशा बहुवचन। होश, होश हमेशा बहुवचन। होश में आ जा भाई, होश में। ठीक है, होश में आके पढ़ ले। ठीक है, ये वाला होश होता है ना, इसको यहाँ पर बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, दाम, होंठ, भाग्य, ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं, या फिर हम ऐसे यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।